Rahim. My dear student, Assalamu alaikum. I welcome you all in my class. So, today we are going to start our lesson from unit number 1, lesson number 2, that is Jinnah's Vienna of Pakistan. Before moving towards the lesson, it is very much important that we must know that what we are going to read. Vienna, that is related with the idea, that is related with the deep-sighted ideology. Vienna की क्या चीज़ है? That is related with the deep idea or deep-sighted ideology. So we are going to talk about the Vienna of our leader, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी हार्ड वर्क से, जिनकी कंसिस्टेंट डिटर्मिनेशन से we are here enjoying our life in our homeland. हम पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल, अनटायरिंग स्ट्रगल ऑफ आवर लीडर, ओके, आवर नेशनल हीरो. सो टुडे प्लीज़ इसमें बी वेरी केयरफुल एंड लिसन द थिंग केयरफुली. थोड़ा आप चीज़ों को ध्यान से सुने, बिकॉज दिस आर ऑल अगेन फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन. सारी चीज़ें ऐसी हैं दैट आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. So you are not supposed to write the things by your own idea and by your own gut. You can say आपके अपने ideas और अपनी ही सिर्फ assumptions पे नहीं होंगे. We have got all the facts that are related to the history. ठीक है, उनकी speech है और हम उसको आज डिस्कस करेंगे. ओके, so if you have your books with you, so you may open your page number 21. Before reading, let's see that what is this about. The nation Jinnah Vienna of Pakistan by Vienna of Pakistan of Muhammad Ali Jinnah. It is his presidential address to the Constituent Assembly of Pakistan. ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें, ये एक बहुत उनकी सिग्निफिकेंट स्पीच है, उनका बहुत सिग्निफिकेंट एड्रेस है. द वेरी फर्स्ट एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, जो उन्होंने मुख्तलिफ मैटर्स को हाईलाइट किया है. ठीक है, यू मस्ट हैव योर पेन एंड योर रजिस्टर्स विद यू. साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप नोट डाउन करते जाएं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, बिकॉज वाइल रीडिंग हम क्या करेंगे, हम इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को जॉट डाउन करेंगे, राइट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद हम इन्हें जॉट डाउन करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अगेन, you have read a lot about the father of nation, Quaid-e-Azam, from your knowledge of history. Try to recall what our Quaid stood for. You may not have read his speeches, but you must have been told about his principles, what he stood for and what he envisioned for us as Pakistanis. तो किसी भी शख्स के बारे में, किसी भी लीडर के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में जानने से पहले इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आपको पता हो कि दैट व्हाट इज़ हिज फिलॉसफी. ओके, सो वी आर प्रिपेयर्ड, एज आई एम प्रिपेयर्ड मेंटली, कि अगर हम उनका वीएन पढ़ने जा रहे हैं, उनकी स्पीच को पढ़ने जा रहे हैं, तो व्हाट इट कुड बी अबाउट. इट कुड बी अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एज वी हैव गॉट आवर ओन होमलैंड एट दैट टाइम. जब हमें खुद अपना वतन मिल चुका, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमने कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ एक स्ट्रक्चर, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट तय करने हैं जिसके साथ हम चीज़ों को बेहतर अंदाज में ले सकें. सो बिफोर रीडिंग इट मस्ट बी इन आवर माइंड कि ये आने वाले हैं जो पेजेस हैं, व्हाट इट कुड बी अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में हो सकते हैं. हम कायद की मतलब कोट सुनते हैं, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये किन चीज़ों के बारे में हो सकते हैं. सो दैट इज़ द इनफैक्ट द आइडिया, द आइडियोलॉजी इन हिज माइंड, एंड all the speeches and all his conversation, all his address revolve around those ideas. ठीक है. After reading the lesson, try to relate what you have been told and what the Quaid himself says in his speech, which perhaps was the last significant speech too. Okay, so the last three lines, that after reading the lesson आपने relate करना है कि आपको जो बताया गया है और आपने जो कायद-ए-आज़म ने खुद कहा है इस स्पीच में, what is the relation in that thing, वो कितना जो है connected है
उनके आइडियाज़ कितने कनेक्टेड हैं उस स्पीच के साथ जो आप अक्सर पढ़ते रहते हैं इन योर बुक्स, ठीक है। कोट्स हम आपकी पाक स्टडीज़ की बुक में दैट इज़ रिप्लेटेड विद डिफरेंट कोट्स, कायद की कोट से रिप्लेटेड है, भरी हुई है। तो क्या उसमें क्या क्या मीन व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी इन दैट थिंग, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि जब भी हम किसी के बारे में जानेंगे वी मस्ट नो कि हम उसके बारे में जानने से पहले वी जस्ट मेक आर असेसमेंट कि अगर ये बात करेंगे या ये कुछ कहेंगे तो इनके बैकग्राउंड बैक ऑफ माइंड में क्या होगा या व्हाट दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट with our lesson. He opened by saying the assembly had two tasks. ये थोड़ा से मैं आपको प्रीव्यू दे दूँ कि उन्होंने क्या क्या लिखा था, क्या क्या कहा था और किन किन चीज़ों के बारे में उन्होंने जो है वो दे हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द पीपल। उन्होंने क्या कहा है असेंबली में उन्होंने कहा है कि दैट राइटिंग अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्निंग द कंट्री मीन टाइम ही कंटिन्यूड विद द लिस्ट ऑफ अर्जेंट प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर, so life, property and religious belief are protected for all, bribery, black marketing, nepotism, ठीक है। दिस स्लाइड कुड बी एट होल्ड, इसे हम होल्ड कर सकते हैं। हम सिर्फ इसका मैं सिंपल सा प्रीव्यू आपको ये दूंगी कि जब हम स्पीच पढ़ेंगे, जब हम स्पीच को गो थ्रू करेंगे, उनके एड्रेस को गो थ्रू करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि व्हाट आर दीज थिंग्स, व्हाट इज़ ऑल द कंटेंट अबाउट, वो कंटेंट किन किन चीज़ों के बारे में है, ठीक है। तो वो कंटेंट किन किन चीज़ों के बारे में है, वो कंटेंट है कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, हम लॉ और ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेंगे इन आर न्यू कंट्री, इन आर न्यू होमलैंड, हम ब्राइबरी को, हम ब्लैक मार्केटिंग को, नेपोटिज्म, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी आर फेसिंग टुडे। ये कोई नई बात नहीं है, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट स्टिल वी आर फेसिंग टुडे टिल द डेट। अभी तक तो हम इस दिन तक इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो उनके जहन में उन्होंने ईयर्स एंड ईयर्स बैक, हाफ सेंचुरी बिफोर, उन्होंने इसी चीज़ को कह दिया था, मोर देन हाफ सेंचुरी बिफोर, कि हम लोगों को इन प्रॉब्लम्स का, वी आर गोइंग टू फेस ऑल दिस प्रॉब्लम, ठीक है। जब बिल्कुल न्यूली बॉर्न हमारा कंट्री था तो उन्होंने इस वक्त भी कह दिया था हमें इन चीज़ों को फेस करना होगा। तो इन चीज़ों को फेस करने के लिए ही हैज़ ड्रॉन सम आउटलाइन, उन्होंने कुछ आउटलाइन ड्रा की थी, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे, कुछ रूल्स बनाए थे। सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज रूल्स एंड प्रिंसिपल इन हिज स्पीच। ओके, सो प्लीज स्टूडेंट्स, इफ यू हैव योर बुक्स विथ यू, ओपन पेज नंबर 21 and reading section 1.2 and the topic name is Jinnah's Vienna, Pakistan. Okay, before starting the lesson I want to include कि I am getting the request from the student कि भाई हमें PDF फाइल भेज दें फर्स्ट 5 चैप्टर्स की। तो आई हैव सर्च इट, आई कुडंट सी दैट थिंग। KPK के टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ भी मैंने चेक किया है, करिकुलम में आई कुडंट डाउनलोड इट, ठीक है। तो बेटा आपकी आसानी के लिए वी आर प्रोवाइडिंग यू मटेरियल विद द बेस्ट ऑफ ऑल आवर रिसोर्सेज। ओके, लेट मी स्टार्ट द रीडिंग। Muhammad Ali Jinnah's 11th August speech is one of the most famous speeches made by Muhammad Ali Jinnah, the founding father of Pakistan and known as Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam mean great leader. तो आप अभी हमने स्टार्ट कर रहे हैं। तो Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्पीच है, ये स्पीच क्या है, दैट वाज कंडक्टेड ऑन 11th अगस्त। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीचेस, वो उनकी सबसे जो मशहूर स्पीचेस हैं उनमें से एक है। He had been recognized, he has been acknowledged as the founding father, ठीक है। founding father का क्या मतलब है कि that who just brought brought Pakistan on the globe of world, ठीक है। the founding father of Pakistan known as the Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam मीन ग्रेट लीडर। मोहम्मद अली जिन्ना को हम क्या टाइटल देते हैं, Quaid-e-Azam, मतलब सबसे बड़े लीडर, राइट। अभी तक आपको इस बात की समझ आ गई। इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स वी हैव गॉट द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग आर ग्रेट लीडर। टुडे देयर इज़ हार्डली मोर कंटेंशियस इशू इन पाकिस्तान देन द इशू ऑफ जिन्नास वियन। और अभी हम आगे बढ़ते हैं तो इवन टुडे, जैसे मैंने आप थोड़ा रिलेट करो, पीछे ये कहा है कि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के कॉन्सेप्ट के बारे में, उनके कॉन्सेप्ट या उन बैक ऑफ माइंड में जो उनके चीज़ें चल रही थी रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट पाकिस्तान, वही उससे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यूज रादर ही कोई होगा। वाई? बिकॉज contentious mean, please write down in your register, contentious mean controversial, disputed,
ओपन टू क्वेश्चन, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको हम वी कैन ओपन इट फॉर मैनी क्वेश्चन, जो क्या है, इट कुड बी द काज ऑफ इट इज़ मुतनाज़, ठीक है, जो मुतनाज़ चीज़ होती है, कंटेंशियस मीन कंट्रोवर्शियल हो सकती है। तो टुडे देर इज़ हार्डली मोर कंटेंशियस इन पाकिस्तान देन द इशू ऑफ जिन्नास वीएन, कि हम उनके इशू उससे ज़्यादा शायद ही आज हमारे पास कोई और कंट्रोवर्शियल इशू हो सवाए इसके जना के वीएन के। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न क्या है कि उनके वीएन के पीछे देर वाज अ वर्किंग, तो हम जो आज कर रहे हैं उनके वीएन के बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, ठीक है। तो इस वजह से ये कंट्रोवर्शियल इशू है। मीन क्या, जब आप अक्सर हम व्हेन एवर वी जस्ट गो थ्रू इन एनी हार्ड टाइम, तो हम ये कहते हैं ना कि क्या हमने पाकिस्तान इस मकसद के लिए लिया था, क्या पाकिस्तान को हमने इसलिए बनाया था। तो देखें हमारी जो बेस थी दैट वाज क्वाइट डिफरेंट, और जो अब हम कर रहे हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो इट मीन्स दैट वी हैव मेड जिनास वीजन अ कंट्रोवर्शियल वन बिकॉज वी आर नॉट अडॉप्टिंग, बिकॉज वी हैवंट प्रैक्टिस द थिंग अकॉर्डिंगली, बिकॉज वी हैवंट we had not followed all the rules that are given to us by him. तो उनका जो विजन हुआ वो क्या हो गया, that became the contentious issue in Pakistan, a controversial issue in Pakistan, कि हमारी बेस या हमने किस पर्पस पे पाकिस्तान को हासिल करना था, and what we are doing now. Is it clear? Okay. So आगे मूव करते हैं, अभी हम बैकग्राउंड ऑफ द थिंग्स पे ही हैं। While Pakistan was created as a result of what could be described as Indian Muslim or nationalism, इंडियन मुस्लिम की नेशनलिज्म की बेस के ऊपर ये वी हैव जस्ट लेड इट्स बेसिस। Jinnah was widely held as competent barrister who had once championed the cause of Hindu-Muslim unity and united India. तो अभी हमने देखा कि अगर हम आज के वक़्त में आपको ये क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस जिनास वीएन एज़ कम्पेयर टू जिनास वीएन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज़ पाकिस्तान इशू, ठीक है। तो उसको अगर हम देखें तो हमें वही पता चलता है कि वो कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्योंकि हमने उसकी बेसिस के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया। लेकिन उसके साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान हाउ इट वाज क्रिएटेड, ये क्रिएट किस तरीके से हुआ। इट वाज ऑल क्रिएटेड बाय द हार्ड वर्क ऑफ आवर ग्रेट लीडर्स, ठीक है। तो अभी ग्रेट लीडर्स में से डेफिनेटली द फाउंडिंग पर्सन दैट इज़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जो क्रिएट किया गया, ये इसको किस तरीके से हम बयान कर सकते हैं, इनको हम कैसे बयान कर सकते हैं, इनको बयान कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो रहने वाले मुस्लिम थे उनकी नेशनलिज़म के नोशन के ऊपर इसकी बेस रखी गई, नेशनलिज़म, ठीक है। उनकी कौमियत के ऊपर, कौमियत मतलब दे हैड बीन कार्ड दे मेड देमसेल्फ सेपरेटेड फ्राम हिंदूज, ठीक है। तो जब उन्होंने इस चीज़ की बुनियाद रख दी दैट वी आर अ सेपरेट नेशन, सो इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन दैट नेशनलिज्म। जिन्ना वाज वाइडली, और जिन्ना के बारे में क्या आपको पता होना चाहिए दैट ही हैड बीन कंसीडर्ड एज फर्स्ट ऑफ ऑल, शुरू में उन्होंने कोशिश की दैट मुस्लिम एंड हिंदूज ऑफ सब कॉन्टिनेंट शुड बी यूनाइटेड टुगेदर। लेकिन उसके बाद जब उनको पता चल गया नो इट कुडंट बी डन, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, then when the partition of the India finally occurred, Jinnah soon to be Governor General of Dominion of Pakistan, ठीक है। तो आप पहले ये जहन में हो कि जब मुसलमानों ने अपने नेशनलिज़म को पा लिया, अपनी कौमियत के नज़रिए को पा लिया, फिर उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जो फर्स्ट एफ़र्ट थी, फर्स्ट फेज़ में जिन्होंने एफ़र्ट की इन हिज पोलिटिकल करियर, वो ये थी कि मुसलमान सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर के मुसलमान और हिंदू आपस में एक हो जाएं। जब मुसलमानों ने अपनी नज़रिया कौमियत को पा लिया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पूरी एफ़र्ट जो है किस चीज़ में लगा दी, उन्होंने लगा दी पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान एज अ कंट्री, उसकी डोमिनियन को, ठीक है। तो डोमिनियन, व्हाट इज़ डोमिनियन? Dominion is in fact a title given to a semi-independent political parties under the British Crown, ठीक है।
डोमिनियन क्या है? एक तरह से एक तसल्लुत है, एक तरह से क्या है कि एक जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान दैट वर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, दे वर द डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। उसके बाद क्या उसमें डोमिनियन में क्या होता है कि आपके जो लॉ और रेगुलेशन ऑफ कंट्री के हैं मोस्टली दे आर बाय देयर ओन सिटीज़न, ठीक है। लेकिन उसके साथ जितने भी फॉरेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फॉरेन रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय सम फॉरेन पावर, तो यही तो सिलसिला चल रहा था इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन टू द सब कॉन्टिनेंट। तो जो ही डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान इट गो टिल 1956, ठीक है, और उसके बाद टिल 1956 हमारे पाकिस्तान जो है लेटर इट वाज कंसीडर्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पहले क्या हुआ, अब मैं इस चीज़ को डोमिनियन के नोशन को दोबारा से रिपीट करती हूँ। यस स्टूडेंट, डोमिनियन क्या है कि मीन एक ऐसी सल्तनत और एक ऐसी रियासत और ये एक ऐसा कंट्री जहाँ पे क्या है सेमी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ होंगी, सेमी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ होंगी अंडर सम रूल। और उस वक्त कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश क्राउन, राइट। अगर आप थोड़ा सा गो थ्रू करो तो हमारे जितनी लेजिस्लेशन कई ऐसे कवानीन थे जो उन्हीं के चल रहे थे, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ उनकी कहीं चल रही थी, ठीक है। ऑल द कंट्रोल वाज विद द लोकल पीपल, लेकिन जो बुक या कोड ऑफ कंडक्ट होगा वो कोड ऑफ कंडक्ट तक क्या आएगा आपको बाहर से होगा, आपको फॉरेन यू कैन से फॉरेन पीपल आपको डिक्टेट कर रहे होंगे, लेकिन हु इज़ गोइंग टू जस्ट डू ऑल दिस वर्क दैट इज़ डन बाय द लोकल पीपल, ठीक है। तो पहले पाकिस्तान वाज कंसिडर्ड एज डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें इट हैज़ गॉट इट्स सेपरेशन फ्रॉम इंडिया, राइट, इन सब कॉन्टिनेंट, और लेटर इन 1956 चेंज इनटू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का तसल्लुत बरसगीर पे ख़त्म हुआ और पाकिस्तान ऐसे रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इट जस्ट अपीयर, ठीक है। So, Jinnah soon to be the Governor General of Dominion of Pakistan gave expression to the VN Pakistan in address। जी ही VN ऑफ पाकिस्तान को अंडरलाइन करो अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर, राइट, इफ़ यू हैव योर रजिस्टर इवन देन। तो उन्होंने अपने VN ऑफ पाकिस्तान को एक्सप्रेस किया है। तो इस वक्त उन्होंने दो काम किए होंगे। उन्होंने क्या किया है, अपने VN ऑफ पाकिस्तान को भी एक्सप्रेस किया है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन अगस्त 11, 1947। बिफोर दैट वी हैड बीन डिक्लेयर्ड ऑफिशियली, हम डिक्लेयर हो गए थे ऑफिशियली दैट we are going to have our separated homeland। लेकिन उसके साथ साथ we were preparing, our leaders were preparing preparation to go to new homeland, in that we do need some laws। He spoke of an inclusive and impartial government। जी इसे भी अंडरलाइन कर लें। उन्होंने किस चीज़ की बात की? उन्होंने बात की इंक्लूसिव, कम्प्रिहेंसिव, विदाउट एक्सेप्शंस, और इम्पार्शल किसकी बात की उन्होंने? जस्ट, फेयर, अनबाइस्ड, इम्पार्शल गैर जानिबदार, इंक्लूसिव मुकम्मल जामिया गवर्नमेंट की बात की, रिलीजियस फ्रीडम। सो उन्होंने किस चीज़ की बात की है? येस ही स्पोक ऑफ एन एक्सक्लूसिव एंड इम्पार्शल गवर्नमेंट, रिलीजियस फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी फॉर ऑल। तो इसको प्लीज़ ऑल ऑफ़ यू हैव योर पेन्स एंड पेंसिल्स। सो इसे अंडरलाइन करें कि उन्होंने कहाँ पे बात की है। उन्होंने बात की है इंक्लूसिव इम्पार्शल गवर्नमेंट की, दैट वुड बी रूलिंग पाकिस्तान नाउ। रिलीजियस फ्रीडम की बात की है, रिलीजियस फ्रीडम डिस्पाइट ऑफ हु इज़ हिंदू, हु इज़ मुस्लिम, हु इज़ क्रिश्चियन, हु इज़ सिख, किसी के को भी उन्होंने कैटेगराइज नहीं किया। उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम की बात की है, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल, इक्वलिटी ऑफ ऑल। मीन अब फिर थोड़ा सा हम वापस जाते हैं। ओके, लेट मी फिनिश दिस line, then I'm going to repeat the thing। He also seemed to advocate the ideology of Pakistan। Again underline this sentence। तो भाई उन्होंने किस चीज़ की बात की? उन्होंने बात की है इंक्लूसिव एंड इम्पार्शियल गवर्नमेंट, रिलीजियस फ्रीडम, रूल ऑफ एंड इक्वलिटी फॉर ऑल। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, दिस इज़ इन फैक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। दिस इज़ इन फैक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। यही तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें क्या है दैट वी शुड बी गिवन द फ्रीडम, all should be given the freedom to perform all their religious duties।
they should be equal, they shouldn't be discriminated on the basis of their religion, caste और creed, ठीक है। उनको किसी ज़ात पात के हवाले से उनको बिल्कुल भी वो मत समझा जाए, नीचा ना समझा जाए, उनको बर्तर मत समझा जाए। सो दिस इज़ ऑल द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आप आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को आप हाईलाइट करो, ओके। आई थिंक सो दैट यू हैव गॉट द फर्स्ट पैराग्राफ, ओके। So let's start his speech. His speech, here he has appeared, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He has appeared not only as a great speaker but as a great leader as well. उन्होंने अपने speech को बड़े humble, directed way में he has told all the matters. तो क्या कहा उन्होंने? Mr. President, ladies and gentlemen, accordingly thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me, the greatest honor that is possible to confer by electing me as your first president. So, first of all, being a very submissive person, he thanked all the people cordially. I with all my sincere feeling, express my gratitude. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ for the honor you have conferred upon me, the honor you have granted me, जो आपने मुझे honor दिया है, इज़्ज़त दी है। क्या honor दिया है? By electing me as your first president to speak out to the Constitutional Assembly of Pakistan. I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me. उन्होंने ना सिर्फ जनरली सबका शुक्रिया अदा किया, बल्कि स्पेसिफ़िकली भी उन सब लोगों का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने उनकी ऑल दे हैव एक्सप्रेस्ड ग्रेट वर्ड्स इन द अप्रिसिएशन फॉर Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. I sincerely hope that with your support and your cooperation, we shall make this Constituent Assembly an example to the world. The Constituent Assembly has got two main functions to perform. ठीक है, दोबारा से have your pen and pencils with you and underline कि अब क्या करना है। सबसे पहले as he opened the speech with the in a very submissive way, in a very thankful way, he just expressed his feeling of gratitude to everyone. सबके वो शुक्रगुजार हुए, okay। एंड देन उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दिया गया है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक वो असेंबली जिसने अभी दस्तूर साजी करनी है, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, किसके लिए? लॉ के लिए क्या करनी है? दस्तूर साजी। दोज आर गोइंग टू मेक सम लॉज। तो वहाँ पे किन चीज़ों के बारे में बात होगी? उन्होंने कहा कि इनके दो फंक्शंस हैं। यस, अब अंडरलाइन करना शुरू करो बच्चे। द फर्स्ट इज़ द वेरी ऑनरस and responsible task of framing the future constitution of Pakistan, and the second of functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan. ठीक है, so have you highlighted or underlined this complete sentence? ठीक है, क्या आपने इसको हाईलाइट कर लिया है? तो उन्होंने कहा है कि दस्तूर साज असेंबली को, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दो काम करने हैं। वो कौन से काम करने हैं? पहला काम उन्होंने क्या कहा है? इन दीज टू ग्रेट थिंग्स उन्होंने क्या कहा है, क्या काम करना है? पहला तो ये है कि उन्होंने दे हैव टू मेक द फ्यूचर लॉ फॉर आवर कंट्री। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या करना है? द फर्स्ट इज़ वेरी ऑनरस एंड रिस्पॉन्सिबल। ऑनरस मीन लेबोरियस, डिफ़िकल्ट, मुश्किल, कठिन जो काम करना है वो क्या करना है? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उन्होंने दस्तूर बनाना है पाकिस्तान का, और उसके बाद क्या करना है? फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कंप्लीट सॉवरेन। और उसके बाद दूसरा क्या काम करना है? कि सुप्रीम बॉडी, फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा काम क्या करना है? कि इस अदारे को, कानून साज अदारे को एक खुद मुख्तार अदारे के तौर पे अपना काम करना होगा। राइट, सो डिड यू गेट इट? ठीक है, कि उन्होंने दो बातों को कहा है। एक तो आपने अपने लिए कोड ऑफ कंडक्ट लॉ तय करने हैं, न सिर्फ आपने लॉ तय कर लिए, इट इज़ नॉट कि आपने रिटन लॉ तय कर दी है, यू हैव रिटन सम कोड ऑफ कंडक्ट ओनली टू फिल द पेजेस और समथिंग लाइक दैट। नहीं, कानून बनाए जाते हैं टू प्रैक्टिस इज़ फुली इन ऑनेस्ट वे। तो उन्होंने उस चीज़ की तरफ भी ध्यान दिया है। वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन इन एडॉप्टिंग अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर इज सम मिस्टेक इन टाइपिंग फॉर द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है,
तो उन्होंने क्या कहा है कि हमें कुछ कानून साज़ी करनी है। किस चीज़ के लिए कानून साज़ी करनी है? जो क्या करेगा, जो अबूरी दस्तूर के हवाले से, जो अबूरी दस्तूर के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि हमें कानून साज अदारे को एक अबूरी दस्तूर, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस फेडरल लेजिस्लेचर को बनाने के लिए करना है। So we know really that not only we ourselves are wondering, surprised, but I think the whole world is wondering at the unprecedented cyclonic revolution. अब उन्होंने इस कानून साजी वाला पैराग्राफ हैव यू गॉट इट वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे मालूम है सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि सब लोग, the whole world is wondering at the unprecedented cyclonic revolution. इसको अंडरलाइन करो। उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को क्या बोला है? दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, cyclonic revolution, remarkable, like storm revolution, historical revolution उन्होंने कहा है, which has brought about the plan of creating and established two independent sovereign dominions in the subcontinents. ठीक है, सबकॉन्टिनेंट सॉरी। तो उन्होंने कहा है कि मुझे ना सिर्फ ये है that world is shocked, that we are shocked, but also the world is as well surprised that how come ये कैसे हो गया है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक स्टॉर्म लाइक रेवोल्यूशन दैट हैज़ बीन ब्रॉट। ठीक है, तो एक्चुअली व्हाट इज़ दैट थिंग, दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उनका विजन क्या था, इसी विजन ने क्या दी, पावर दी टू ऑल द मुस्लिम टू गेट देयर होमलैंड। तो उनका सब लोग हैरान है कि ये जो इनकलाब हुआ है दैट इज़ अ साइक्लोनिक। ठीक है, जैसे साइक्लोन्स आते हैं, दे आर सो पावरफुल, ठीक है, माइटी। इसी तरीके से जो हमने जो काम किया है, हमने जो अपना मुल्क बनाया है, ये भी कुछ इससे कम नहीं है। इट्स लाइक अ तूफ़ानी इनकलाब। ठीक है, वो भी कुछ उससे कम नहीं है। It has been unprecedented. There is no parallel in the history of the world. और कहते हैं ये ऐसे ही है, या अनमैचेबल है, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड क्या है कि ये क्या है, हैविंग नो प्रेसिडेंट, हैविंग एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अनराइवल्ड है, इसकी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। ठीक है, कि इस तरीके से एक देर इज़ अ टू नेशन थ्योरी। ओके, सिर्फ ये नहीं हुआ स्टूडेंट्स के, सिर्फ मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन का इंतखाब किया, बल्कि वहाँ पे हिंदू भी थे। तो एक बहुत बड़ी सब कॉन्टिनेंट का एरिया, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज। तो इट वाज रादर अ मिरेकल। दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट विद ऑल इन काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स क्या होते हैं, वहाँ पे के रहने वाले बेटा, बाशिंदे, रेजिडेंट, पर्टिकुलर प्लेस के, रीजन के, हैज़ बीन ब्रॉट अंडर अ प्लान विच इज़ टाइटैनिक, अननोन, अनपैरेलल्ड। तो उन्होंने कहा है कि ये यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो एक प्लान के अंदर आए हैं। वो प्लान क्या है, दैट इज़ टाइटैनिक, दैट इज़ ह्यूज, क्लॉसल, जैगेंटिक, बहुत बड़ा, मैसिव है। ठीक है, उसके साथ क्या है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ओके, अननोन है, किसी को भी मालूम नहीं है। एंड व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद गॉट इट, दैट इज़ दैट वी हैव अचीव्ड इट पीसफुली एंड बाय मीन्स ऑफ एन एवोल्यूशन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल कैरेक्टर्स। तो उन्होंने कहा है कि इस सबसे बड़ी बात ये है कि हमने इसको अचीव किया है विद पीसफुल एटीट्यूड। ओके, डू वी नो कि दैट हिस्ट्री इस मामले में भी ब्लड शेड से भरी हुई है, लेकिन इवन दैन दिस रेवोल्यूशन वाज नो डाउट कि इस रेवोल्यूशन के पीछे भी बहुत से लोगों की देयर आर मैनी सेक्रीफाइसेस, बट हियर ही मेंशंस दैट वी हैव अचीव्ड दिस पीसफुली एंड एवोल्यूशन। हमने इसको एक एवोल्यूशन का जैसे प्रोसेस होता है इस तरीके से विद ऑल द पॉसिबल लीडर्स एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स उनके लिए हम डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन इन दिस असेंबली। आई कैन नॉट मेक एनी वेल कंसिडर प्रोनाउंसमेंट। ठीक है, बिकॉज अब हम नया मुल्क है, पीपल आर with people, ठीक है, with many people, लेकिन वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई प्रोनाउंसमेंट मीन आई कुडंट मेक एनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कोई मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकता।
बट आई शिल से फ्यू थिंग्स एज दे कर टू मी। मतलब कहने का पर्पज़ है कि कोई मैं ऑफिशियल या डिक्री कोई ऑर्डर नहीं दे रहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरे जहन में जो चीज़ें हैं मैं उनके बारे में ज़रूर बात करूँगा। फिर दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स कि चीज़ें क्या हैं, दैट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आप उनको देखेंगे कि उन्होंने अपना सारी स्पीच जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन दैट थिंग, दैट इज़ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, दैट उसी चीज़ को ही हैज़ केप्ट इन हिज माइंड एंड ही सेड ही जस्ट डायरेक्टेड द पीपल कि आइडियोलॉजी को हमने पा तो लिया कि हम वी वांट आवर सेपरेट होमलैंड, बट व्हाई डू वी वांट आवर सेपरेट होमलैंड। अब यही सारी बेसिस हैं, उसके बारे में वो बताते हैं। The first and the foremost duty, the very important duty is the things that I would like to emphasize is this: remember, though you are a no sovereign legislative body and you have got all the parts। सबसे पहली बात तो आपको ये है कि आप अब you are independent, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हैं टू मेक द डिफरेंट लेजिस्लेशन। मुख्तलिफ कानून साजी करने के हवाले से आप यू मस्ट रिमेंबर कि आप इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव बॉडी हैं, आप इंडिपेंडेंट सॉवरन इंडिपेंडेंट आप कानून साजी का अदारा हैं, एंड यू हैव गॉट ऑल द पावर्स। इट देयरफॉर प्लेसेस यू ऑन द ग्रीवस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देयर इज़ एक्सट्रीमली सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज हाउ यू शुड टेक योर डिसीजन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान दे आर गोइंग टू मेक सम लॉज, दे आर गोइंग टू आउटलाइन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा है कि अब आपको जहन में रखना होगा कि सबसे पहले आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, यू हैव कॉफ योर ओन सॉवरेनिटी, आपकी अपनी खुद मुख्तारी है, ठीक है। आपने जो भी आप ड्रा कर सकते हैं डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट्स, आप वो ड्रा कर सकते हैं, आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन it therefore places on you the gravest responsibility कि आपने डिसीजन कैसे लेना है। The first observation that I would like to make in this, you will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order। Okay, so उन्होंने क्या कहा है कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप क्या है, आप सॉवरन एक इंडिपेंडेंट, आप उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है। ओके, सो यस द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन that I would like to make in this, you will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order। इसे भी अंडरलाइन करो स्टूडेंट्स। तो पहले क्या कहते हैं कि आपके पास जो सबसे पहले ये है कि आपके ऊपर एक्सट्रीमली सीरियस ड्यूटी है कि आपने अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं। नो वन इज़ गोइंग टू इंटरफियर इन ऑल योर मैटर्स। उसके बाद क्या है कि आपको क्या करना है, वो अपने विजन की बात करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ ही इज़ नॉट डिक्टेटिंग द थिंग्स, उनको इख्तियार दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई चीज़ डिक्टेट नहीं कर रहे। दैट इज़ वाई वी जस्ट हैड आवर होमलैंड। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ रूल्स बता सकता हूँ, कुछ रोड मैप दे सकता हूँ, कुछ ब्लूप्रिंट्स हैं इन माय माइंड, कुछ आइडियाज़ हैं उनको मैं शेयर कर सकता हूँ, फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली अपने फैसले लेने हैं। उनमें क्या है, ये underline, yes student, underline these sentences। The first observation that I would like to make in this, you will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order। number 1 कि पहली ड्यूटी क्या आती है, law and order को maintain करें, so that the life, property and religious belief of its subjects are fully protected by the state। किस चीज़ के लिए, for the people, कि उनके religious belief, फिर बार टाइम एंड अगेन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को देखेंगे हम, उनके रिलीजियस बिलीफ को हम वी मे हैव देम इन सेफ्टी, और सभी जो ऑल द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट दे शुड बी सेफ एंड साउंड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बाय वी शुड गिव देम द रिलीजियस इंडिपेंडेंट टू परफॉर्म ऑल देयर वर्क। Okay, then he continues the second thing, the second thing is that occurs to me is that one of the biggest curses from which India is suffering, I do not say that other countries are free from, but I think our condition is much more worse, is bribery and corruption। इसे भी अंडरलाइन करो। अब उन्होंने अपना एक फेयर समझ लें, अपना एक फेयर, अपनी एक एप्रीहेंशन, अपने कुछ डाउट्स जो हैं वो भी बाकी लोगों के साथ शेयर किए हैं। उन्होंने कहा है कि बाकी जो चीज़ जो मैं फेस कर, मैं ये नहीं कहता कि बाकी दुनिया के लोग नहीं इसे फेस करें, बाकी लोग इससे फ्री हैं, बट
आई थिंक देखिए हमारी कंडीशन वर्स्ट है वो किसके मामले में है, ब्राइबरी और करप्शन के मामले में। और देखो स्टिल स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, जस्ट सी द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान एंड कंडीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी भी हम इन्हीं चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। कि उन्होंने कहा कि इस वक्त मुझे लगता है कि वर्स्ट कंडीशन या वर्स्ट जो हमारे लिए पैरासाइट्स लाइक पैरासाइट्स है ना, दैट इज़ ब्राइबरी एंड करप्शन, दिस आर द सोशल ईवल्स। ठीक है, ये सोशल ईवल्स हैं हमारे लिए, दिस दैट रियली इज़ अ पॉइजन। We must put that down with an iron hand, with a strict way. We should take some strict measures, and I hope that she will take adequate, munasib, adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do so. ठीक है, तो उन्होंने क्या रोड मैप बनाया, क्या आउटलाइन दी उनको आउटलाइन दी कि आपका पहले आपने लोगों की जान माल की हिफाजत करनी है, उन्हें मजहबी आज़ादी देनी है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ये मजहबी आज़ादी, ये सारी चीज़ें ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट डिग आउट ऑल दोज प्रॉब्लम्स, रादर आपको उसको डिग आउट करके या फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा, वो पॉइजनस सारी जो चीज़ें जो हमारी कंट्री को पॉइजन कर सकते हैं। इसमें क्या है, ब्राइबरी एंड करप्शन, ये सोशल इवल्स। द नेक्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी इन दिस हेयर अगेन, इट इज़ अ लेगेसी। लेगेसी क्या होती है, विरासत होती है, विच हैज़ बीन पास्ड ऑन अस अलॉन्ग विद मैनी अदर थिंग गुड और बैड हैज़ अराइव्ड दिस क्रिएटिव ईवल ऑफ नेपोटिज्म एंड जॉबरी। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा ये चीज़ हमारे साथ ट्रांसफ़र हुई है एज अ लेगेसी, एज अ विरासत। लेगेसी क्या होती है कि जो आप यू मे गेट इन योर व्हाट्स एवर यू गेट इन केस ऑफ, आप रिसीव करते हैं अपने इंसेस्टर से या प्रीडिसेसर से। ठीक है, आप रिसीव करते हैं, हैंड ऑन होती हैं आपको कुछ चीज़ें जो आपको विरासत में मिलती हैं। तो ये कह रहे हैं कि कुछ हमारी लेगेसी का पार्ट है। हमारी लेगेसी का क्या मतलब है, हमारी विरासत का पार्ट है। और वो क्या चीज़ें हैं, दैट इज़ नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म। ठीक है, फेवरेटिज्म किस सेंस में, फेवरेटिज्म शोन टू रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड, कि मैं मतलब इफ़ आई एम ऑन सम पोजीशन, तो मेरे से जो रिलेटेड लोग हैं दे मे जस्ट अप्रोच मी फॉर इन्फ्लुएंस। ठीक है, एंड जॉबरे, दैट इज़ प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, थ्रू करप्शन, करप्शन के थ्रू जो हम अहबाब नवाज, इसको प्रॉपर वर्ड बोल सकते हैं, हम एक दूसरे को जो फेवर्स देते हैं और उस फेवर्स के थ्रू जो हम व्हाट्स एवर द प्रॉफिट डू वी गेट। आई वांट टू मेक इट क्वाइट क्लियर दैट आई शैल नेवर टॉलरेट एनी काइंड ऑफ जॉबरी, नेपोटिज्म और एनी इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रॉट टू बियर अपॉन मी whenever I will when I will find that such a practice is in vogue or is continuing anywhere, low or high, I shall certainly not countenance it. अब उन्होंने क्या कहा कि अगर मुझे कभी ऐसा मालूम हुआ कि भाई ये जो चीज़ें मुझे जहन में जो मुझे तंग कर रही हैं वो ये हैं कि हमारी लेगेसी में, हमारी विरासत में क्या है, हम अपने लोगों को क्या करते हैं, वी डू जस्ट फैसिलिटेट देम। हम अपने जानने वालों को थ्रू आर, जब किसी को पता चल जाता है दैट समवन इज़ इन अ हाई पोजीशन, दे वांट टू गेट सम फेवर, और वो फेवर किस तरह से दिए जाते हैं, आप किसी को फेवर देते हैं बिकॉज ऑफ सम रिलेशन, बिकॉज ऑफ सम कंटेंट। उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ हुआ मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और मुझे पता चला कि ऐसा कोई दैट द प्रैक्टिस इज़ इन वोग, ये तरीका जारी किया जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आई शैल सर्टनली नॉट कॉन्टिनेंस इट। ठीक है, तो उन्होंने इसे कहा है दैट आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट इट, आई एम नॉट गोइंग टू इंड्योर इस। ठीक है, कॉन्टिनेंस वर्क मीन मैं उसकी हौसला अफजाई कतई नहीं करूँगा अगर किसी शख्स ने कुछ ऐसा किया। सो I think I do know that this is a heavy topic. It is related with the different ideas. आपने अभी क्या करना है, that was all for today lecture. अभी आपने क्या करना है, जितने भी बेटा पॉइंट्स हैं जिसको आपने हाईलाइट किया है, अब इनको आप रीराइट करो, रीराइट इन योर ओन वर्ड्स, इसको गो थ्रू करो, एंड इंशाल्लाह ताला बाय फ्राइडे वी शुड बी फिनिशिंग आवर टेक्स्ट बुक एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग with the coming
थिंग, लेकिन अभी तक आप इसको जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपने राइट डाउन कर लिया है, अब आप इनको जॉट डाउन करो, डिफ़िकल्ट मीनिंग्स को देखो, क्योंकि डिफ़िकल्ट मीनिंग इज़ इन फैक्ट रिलेटेड टू द वेरी आइडिया ऑफ आर ग्रेट लीडर। इसमें आप चेंजेस नहीं करेंगे। अगर उन्होंने नेपोटिज्म का वर्ड यूज़ किया आप उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे अनटिल इट इज़ बीइंग आस्क्ड। अगर वो उसको आपने किस स्पीच को वो लेकर आना है, उसके आइडियाज़ को कलेक्ट करना है, तो आप उसमें इस तरह से चेंजेस नहीं लेकर आएंगे। विल बी कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक for tomorrow. Okay, take good care of you, and if you feel any problem please do contact me. I will be waiting for your response. अपना ध्यान रखें, अल्लाह ताला की हिफाजत में अल्लाह ताला आप सब लोगों का ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।